नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास नंबर 5। ठीक है भाई। तो क्लास 5 में हम पढ़ने वाले हैं द्विभाषा शिक्षण की विधियाँ। इससे पहले हमने गद्य शिक्षण की विधियाँ पढ़ी, पद्य शिक्षण की विधियाँ पढ़ी, व्याकरण शिक्षण की विधियाँ पढ़ी और आज हमारा नंबर है हिंदी में द्विभाषा शिक्षण की विधियाँ। सबसे पहले आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। और चलते हैं, बिना बकवास किए हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो, छोटे छोटे क्लासों में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप इनका लाभ उठाएं। द्विभाषा का अर्थ होता है, इसका उद्देश्य है, अर्थ होता है साथियों इसका द्विभाषा ज्ञानम, अर्थात दो भाषाओं का ज्ञान कराना। एक भाषा से संबंधित दूसरी भाषा का ज्ञान कराना ही द्विभाषा शिक्षण कहलाता है। द्विभाषा अर्थात द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण कराना। पहली भाषा कौन सी होगी? जिसको हमने स्वाभाविक रूप से अर्जित किया है, मातृभाषा होगी। और दूसरी भाषा कोई भी अन्य भाषा हो सकती है जिसको हम मातृभाषा के आधार पर अपने प्रयासों से सीख रहे हैं, वो हमारी द्वितीय भाषा है। तो उसमें कोई भी भाषा हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, उर्दू है, पंजाबी है, कोई भी भाषा हो सकती है अन्य दूसरी भाषा। पहली तो हमारी मातृभाषा है जिसको हम स्वाभाविक रूप से अर्जित करते हैं, ठीक है, अपने वातावरण से, अपने परिवार से। और दूसरी भाषा हमारी कोई भी अन्य हो सकती है जिसको हम अपने प्रयासों के द्वारा, अधिगम के द्वारा हम सीखते हैं। तो मातृभाषा के माध्यम से हम अपने प्रयास की गई भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, तो यही कहलाती है हमारी द्विभाषा शिक्षण। द्विभाषा शिक्षण के अंतर्गत हम निम्न विधियों के बारे में बात करेंगे। जैसे इसके अंदर आती है हमारी व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको हम भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं। और भंडारकर विधि तो आपने संस्कृत में पढ़ी होगी। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि के बारे में। तीसरे नंबर पर बात करेंगे द्विभाषी विधि के बारे में। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम व्यतिरेक विधि के बारे में। पाँचवें नंबर पे बात करेंगे सैनिक विधि के बारे में। और छठवें नंबर पे बात करेंगे संरचनात्मक विधि अर्थात गठन विधि के बारे में। तो इन सब 6 विधियों के बारे में इस क्लास में आपको पूरा कंप्लीटली करवाया जाएगा। तो बड़ा तसल्ली के साथ आप लोग पूरा लास्ट तक देखना है वीडियो, और ख़त्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करके जाएँ और लाइक ज़रूर करके ठोके जाए। चलेगा। व्याकरण अनुवाद विधि देखो कई जगह पर पढ़ने मिलेगी। एक विधि दो या दो से अधिक विषय में भी उपयोग की जा रही है। तो यहाँ पर मैं व्याकरण हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो व्याकरण अनुवाद विधि भी व्याकरण हिंदी में उपयोगी है और ये संस्कृत में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि के जो प्रवर्तक हैं साथियों, वो हमारे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। कौन है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं इसके जनक। और इस विधि का विरोध करने वाले कौन थे? जॉन वेस्लो। कौन थे? जॉन वेस्लो ने इसका विरोध किया था। ये संस्कृत से ली गई विधि है, संस्कृत इसकी मूल भाषा है, संस्कृत से इसको उठाया गया है और हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है। इस विधि को हम कई नामों से जानते हैं। भंडारकर विधि कहते हैं, अनुवाद विधि कहते हैं, परोक्ष विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। परोक्ष विधि भी इसे कहा जाता है। कहीं भी आपको परोक्ष नाम मिल जाए तो वो व्याकरण अनुवाद विधि है, भंडारकर विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की स्वयं शिक्षण मालाएं व्याकरण अनुवाद विधि पर ही आधारित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। इस विधि में पढ़ने व लिखने पर जोर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, पढ़ने और लिखना क्या है? एक सैद्धांतिक पक्ष है। पढ़ना और लिखना सैद्धांतिक है, तो ये सैद्धांतिक पक्षों पर जोर देती है। इस विधि में सुनना और बोलना व्यावहारिक पक्ष हैं, इन दोनों की उपेक्षा की जाती है। तो मूल रूप से ये विधि पढ़ने और लिखने पर जोर देती है भाई, सुनने और बोलने पर नहीं देती। अच्छे से ध्यान रखना आप लोग, कई बार एग्जाम में आ सकता है और पूछा भी गया क्वेश्चन, शायद मुझे ध्यान नहीं है, पर सैद्धांतिक पक्ष पर ये विधि जोर देती है। पढ़ने और लिखने पर ये दोनों सैद्धांतिक पक्ष हैं, और सुनना और बोलना व्यावहारिक पक्ष हैं, तो इन पर ये बात नहीं करती है, नगण्य माना जाता है इसमें। व्याकरण अनुवाद विधि के सोपान 4 सोपान हैं इसके। सर्वप्रथम द्वितीय भाषा का व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। द्वितीय भाषा की व्याकरण का ज्ञान इसमें दिया जाता है। उसके बाद मातृभाषा का द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है। तीसरे नंबर पर है द्वितीय भाषा का मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। और सबसे अंत में शब्दकोश की जानकारी देंगे। तो ये इसके स्टेप हैं 4, अच्छे से याद रखना इनको। दूसरे नंबर पर आती है हमारी प्रत्यक्ष विधि। भंडारकर विधि के बाद में पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन हैं? प्रवर्तक हैं इसके फ्रांस के गोइन महोदय।
गोइन के द्वारा इस विधि को प्रतिपादित किया गया था। ये फ्रांस के निवासी थे। इस विधि को हम सुगम विधि, प्राकृतिक विधि, निर्वाय विधि, निर्वाय है ये, ध्यान रखना क्या नाम है इसका, निर्वाय, निर्वाय, और कहीं कहीं पर आपको निर्वाद भी मिलेगा, और समात्र विधि भी कहते हैं इसको। इस विधि के देखो एक विधि के कई नाम होते हैं, तो एग्जाम में कई पूछे जा सकते हैं और आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि को हम सुगम विधि कहते हैं, प्राकृतिक विधि कहते हैं, निर्वाय या निर्वाद विधि कहते हैं, और समात्र विधि भी कहा जाता है। यह विधि अंग्रेजी भाषा से ली गई है, यह विधि अंग्रेजी भाषा से ली गई है। संस्कृत भाषा शिक्षण की तो ये सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, सर्वोत्तम विधि है संस्कृत भाषा की, जिस तरीके से भंडारकर विधि है। नोट आपको याद रखना है, संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि के जनक, ध्यान रखना कौन है, डॉक्टर बीपी बॉकरेल। कौन है, डॉक्टर बीपी बॉकेल है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। प्रत्यक्ष विधि की अगर मैं बात करूँ हिंदी में कौन है, हिंदी में जनक हैं इसके फ्रांस के गुइन, जबकि इसी प्रत्यक्ष विधि को संस्कृत में लेकर के कौन आए थे, डॉक्टर बीपी बॉकेल लेके आए थे। ये यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, मातृभाषा का प्रयोग निषेध है। इस विधि के अंदर मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से बालक अपनी मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है, उसी प्रकार से प्रत्यक्षीकरण के द्वारा बालक को द्वितीय भाषा का या अन्य भाषा का ज्ञान कराया जाता है, द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। द्वितीय भाषा सीखने के लिए द्वितीय भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। भाई जिस भाषा को हम सीख रहे हैं ना उसी का प्रयोग करें। जैसे हिंदी को सीखना है तो हिंदी का ही प्रयोग होगा। इस विधि में सुनना व बोलना, इस विधि में भी सुनना और बोलना हमारे क्या है, मौखिक पक्ष हैं, व्यावहारिक पक्ष हैं, इन पर बल दिया जाता है। तो थोड़ा सा अंतर आप लोग समझ गए होंगे भंडारकर विधि और प्रत्यक्ष विधि में। क्या समझे कि भाई भंडारकर विधि में तो हमारे जो व्यावहारिक पक्ष है उन पर जोर दिया जाता है, ठीक है, सुनना और बोलना। तो इस भंडारकर विधि में किस पर जोर दिया जाता है, पढ़ने और लिखने पर, सैद्धांतिक पक्षों पर जोर दिया जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर करेंगे, पढ़ना और लिखना हमारे सैद्धांतिक पक्ष हैं, ठीक है। तो सैद्धांतिक पक्षों की अवहेलना की जाती है प्रत्यक्ष विधि में, जबकि सैद्धांतिक जो पक्ष हैं उन पर जोर दिया जाता है भंडारकर विधि में। और सुनना और बोलना हमारे व्यावहारिक और मौखिक पक्ष हैं, तो इन पर बल दिया जाता है सीखने पर, किसमें, प्रत्यक्ष विधि में। जबकि सुनना और बोलना हमारे जो व्यावहारिक पक्ष हैं इनकी अवहेलना की जाती है भंडारकर विधि में। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत मानी गई है इस दृष्टि से, ध्यान रखना आप लोग इस पॉइंट को लेकर के। भंडारकर विधि और प्रत्यक्ष विधि दोनों विपरीत है। प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष वस्तु दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। इस विधि में हमेशा दृश्य और श्रव्य सामग्री को उपयोग करते हैं, क्योंकि देख करके विधि को किया जाता है। जैसे वाटर को अगर किसी को समझाना है, वाटर को समझाना है तो मातृभाषा का प्रयोग करके हम वाटर को दिखा देंगे, पानी को दिखा देंगे। अब बात करते हैं हम प्रत्यक्ष विधि के गुण। देखिए, यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल चलती है। भाषा शिक्षण के जो मूल सिद्धांत हैं उनके अनुकूल है। इसमें भाषाई कौशल के पूरे अवसर विद्यार्थी को प्राप्त होते हैं। भाषाई कौशल हमारे 4 हैं, LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। तो इन चारों कौशलों को सीखने में मदद करती है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में छात्र की योग्यता और रुचि को ध्यान में रख करके शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि में भाषा के शुद्ध उच्चारण का भी अभ्यास करवाया जाता है। ये प्रत्यक्ष विधि के गुण है, अच्छे से याद रखना भाई। ये गुण दोष प्रश्न ही यहीं से बनते हैं और है ही नहीं कुछ शिक्षण विधियों में पढ़ने को। इस विधि में नियमों का त्याग करके शब्दों के शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास करवाया जाता है। इस विधि में रटने या कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष विधि किसको नकारती है, रटंत प्रणाली को रोकती है, कंठस्थ करने को रोकती है। इसमें तो देख करके ज्ञान कराया जाता है, ध्यान रखना आप लोग। इस विधि के दोष देखेंगे आप लोग। इस विधि में व्याकरण की उपेक्षा कर दी जाती है, व्याकरण का उपयोग नहीं किया जाता। जबकि व्याकरण के ज्ञान के बिना तो भाषण और लेखनी संभव नहीं है। भाई प्रत्यक्ष विधि कहती है कि इस विधि में व्याकरण का ज्ञान नहीं होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता। व्याकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम जानते हैं कि व्याकरण के बिना तो कोई भाषण या कोई लेखन तो संभव ही नहीं है।
प्रत्येक स्थिति में मातृभाषा को उपेक्षित नहीं किया जा सकता, हम जानते हैं इस चीज़ को। इस विधि में केवल कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को ही लाभ मिलेगा। ऐसे अनेक शब्द जिनकी प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं हो सकती, सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये विधि की एक ही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्विभाषी विधि। भारतीय परिवेश में ये विधि सबसे उत्तम मानी जाती है। द्विभाषी विधि का प्रयोग हम भारतीय परिवेश में करते हैं और इसके प्रवर्तक हैं साथियों डॉडसन। कौन है? डॉडसन। यह व्याकरण अनुवाद और प्रत्यक्ष विधि दोनों का मिश्रण है। अभी आपने पढ़ा व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारगढ़ विधि पढ़ी, और दूसरी है हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो इन दोनों को मिला करके जो मिश्रण बनता है वो है हमारी द्विभाषी विधि, नाम से पता चल रहा है। तो NH शास्त्री का एक कथन है इस विधि के अंतर्गत, द्विभाषा विधि को व्याकरण अनुवाद व प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु कहा जाता है। एक पुल का कार्य करती है, एक सेतु का कार्य करती है। कौन सी? द्विभाषा विधि। ध्यान रखेंगे आप लोग। इस विधि में दो भाषाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें दो भाषाओं का प्रयोग एक साथ करते हैं? तो वो है हमारी द्विभाषी विधि। उसके बाद है, पहला व्यक्ति अपने मनोभावों को अपनी भाषा में व्यक्त करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। द्विभाषा बोलते हैं जो दूसरी भाषा में अनुवाद करता है उसे। नेक्स्ट है व्यतिरेक विधि। यह द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि, ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। मातृभाषा और सीखी जाने वाली भाषा दोनों का विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों भाषाओं का व्याकरण कैसा होना चाहिए? वर्णनात्मक होना चाहिए। यह विधि या इस विधि में पहले मातृभाषा सिखाई जाती है और उसके बाद द्वितीय भाषा का अध्ययन किया जाता है, द्वितीय भाषा का ज्ञान कराया जाता है व्यतिरेक विधि में। भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोलानाथ तिवारी की परिभाषा, द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि अगर मानी जाती है भोलानाथ तिवारी के अनुसार तो वो है व्यतिरेक विधि। भोलानाथ तिवारी का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं संगठना परक विधि। संगठना परक विधि, इसको हम सैनिक विधि भी कहते हैं, सैन्य विधि भी कहते हैं, आर्मी विधि भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखना, सैनिक विधि को हम संगठना परक विधि भी कहा जाता है। यह विधि भाषा संगठन व मौखिक संवाद पर बल देती है। भाई इस विधि का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका में अमेरिकी सैनिकों को अल्प समय में भाषा सिखाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको हम सैनिक विधि या आर्मी विधि कहते हैं। इसका प्रयोग किया गया था सेकंड जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर। अब बहुत कम समय था सैनिकों के लिए पास में, तो भाषा का ज्ञान कैसे हो, तो इस विधि का प्रयोग किया गया था, सैनिक विधि का। मौखिक अभ्यास पर बल देने के कारण इसे हम श्रव्य भाष्य विधि भी कहा जाता है। इसका एक नाम और अन्य आता है भाई। मौखिक अभ्यास की वजह से इसमें बल दिया जाता है मौखिक अभ्यास पर, तो इस विधि को हम श्रव्य भाष्य विधि भी कहा जाता है। भाषा को मुख्य आधार मानने के कारण इसे भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। एक अन्य नाम निकल के ये भी आया है। इस विधि से प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, याद रखना। सैनिक विधि के द्वारा प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब है हमारी संरचनात्मक या गठन विधि, नंबर 6 लास्ट है हमारी ये, ठीक है। संरचनात्मक विधि या फिर इसको हम गठन विधि भी कहते हैं। संगठना परक पद्धति का सर्वोत्तम वैज्ञानिक विकास कौन सी विधि है? संरचनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण की यह सबसे उपयुक्त आधुनिक पद्धति मानी जाती है। इस विधि में शब्द ज्ञान की अपेक्षा वाक्य रचना पर बल दिया जाता है। वाक्य रचना कैसी होती है इंग्लिश में आप लोगों को पता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मुख्य वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये विधि जो बल देती है, नाम से पता चल रहा है संरचनात्मक या गठन विधि, तो ये विधि वाक्य रचना पर सबसे ज़्यादा बल देती है। अच्छे से याद रखना। और ये विधि अंग्रेजी के लिए इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। और इससे पहले जो हमने विधि पढ़ी अभी सैनिक विधि, संगठना परक विधि, उसका ये सर्वोत्तम वैज्ञानिक विकास विधि मानी जाती है। उसका वैज्ञानिक विकास करके हम गठन विधि का रूप आया था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रचना शिक्षण विधि, रचना शिक्षण की विधियों के बारे में। तो ये आज तक आपकी 5 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग कमेंट करके बताएं
आपको ये नोट्स कैसे लग रहे हैं, बड़ा प्यारा सा कमेंट करना साथियों, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के भरोसे कि आप लोग इन शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे और कोई बुक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि बुक में तो बहुत ज़्यादा मैटर होता है जो पढ़ने के लायक भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों का उद्धार इसी से हो जाएगा, इन्हीं शिक्षण विधियों से। 40 से 45 नंबर की शिक्षण विधि हमारी आती है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ के जाएँ। बहुत अच्छी नोट्स हैं, इनको आप लोग अपने पास PDF को मंगवा लीजिए, 99 रुपये में है। व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इनका आप लोग रिवीजन करेंगे बार बार, तो आपकी शिक्षण विधियाँ बहुत सरल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।